हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने एमएससी 1 के समर 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। एमएससी 1 के एग्जाम का समर 2023 के अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पर्टेन करता है। 25 मार्क की वेटेज इस सवाल की, तो इस सवाल को हम रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। कहता है, यू आर आरफा खान, एन अकाउंटेंट वर्किंग इन द फाइनेंस टीम ऑफ गुज्जर फुटवियर कंपनी, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. The company hold controlling interest in two other companies. One is Runner Shoes Company (RSC), which manufactures sport footwear, and Kids Feed Company (KFC), which manufactures children footwear. कहता है आप आरफा खान है, एक फाइनेंस टीम में अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं गुज्जर फूड कंपनी की, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. इस कंपनी के कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है दो और कंपनीज में. वन इज आरएससी एंड द सेकंड वन इज केएफसी. You have been presented with the following information. आपको 5 अपेंडिक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. अपेंडिक्स 1 में हमारे पास ग्रुप स्ट्रक्चर डायग्राम एंड एक्विजिशन इन्फॉर्मेशन आ रही है 1 मई 2022 पे. अपेंडिक्स 2 में हमारे पास सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट आ रही है जीएफसी, आरएससी एंड केएफसी एज ए 30 अप्रैल 2023 पे, यानी कि पेरेंट कंपनी और ये जो दो सब्सिडरी कंपनीज है, इन तीनों की बैलेंस शीट आ रही है 30 अप्रैल 2023 पे. अपेंडिक्स 3 में हमारे पास फाइल नोट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इश्यूज इन द ईयर, करंट ईयर के जो भी इश्यूज और ट्रांजेक्शन है उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है. अपेंडिक्स 4 में कहता है, an email from Ruxana Baksh, the GFC financial controller, providing details of the part disposal of KFC in the year and requesting a calculation of the gain or loss on disposal. अपेंडिक्स 4 में आपके पास रुखसाना बख्श कोई खातून है जो कि इस गुज्जर फुटवियर कंपनी जीएफसी की फाइनेंशियल कंट्रोलर है. इन्होंने केएफसी की डिस्पोजल के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी और आपसे रिक्वेस्ट की कि आपने कोई गेन और लॉस और डिस्पोजल कैलकुलेट करना है. और अपेंडिक्स 5 में कहता है कि नोट्स डिटेलिंग टू प्रोफेशनल एथिकल मैटर्स, दो प्रोफेशनल एथिकल मैटर से पर्टेनिंग हमारे पास अपेंडिक्स 5 में इन्फॉर्मेशन है. 25 मार्क की वेटेज का सवाल है और सवाल के 3 पार्ट है, पार्ट ए, बी एंड सी. पार्ट ए में कहता है कि प्रिपेयर अ कैलकुलेशन ऑफ द गेन और लॉस ऑन द पार्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ केएफसी टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स एज रिक्वेस्टेड बाय द रुखसाना. ये जो जीएफसी की फाइनेंशियल कंट्रोलर है रुखसाना, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी है, कोई नोट्स वगैरह मांगे, तो वो नोट्स बनाना है और केएफसी की डिस्पोजल पे आने वाला गेन और लॉस कैलकुलेट करना है. 9 मार्क की वेटेज. रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है कि प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर जीएफसी ग्रुप एज ऑन 30 अप्रैल 2023. जीएफसी ग्रुप की हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है 30 अप्रैल 2023 पे. पर रिक्वायरमेंट नंबर सी में कहता है कि डिस्कस द प्रोफेशनल एथिकल इश्यूज रेज्ड इन अपेंडिक्स 5 एंड रिकमेंड द अप्रोप्रिएट एक्शन यू शुड टेक. अपेंडिक्स 5 में हमारे पास कोई प्रोफेशनल और एथिकल मैटर्स हमें बताए गए जिसके हवाले से हमें इसे डिस्कस करना है और हमें अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन बताना है. तो वन बाय वन इन अपेंडिक्स को देखते हैं. अपेंडिक्स 1 में हमारे पास ग्रुप स्ट्रक्चर डायग्राम है 1 मई 2022 पे. तो अगर हम अपेंडिक्स 1 पर आए, 1 मई 2022 पे हमारे पास एक ग्रुप स्ट्रक्चर डायग्राम है और एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन है. सर जीएफसी हमारे पास पेरेंट कंपनी है जिसके पास 90% शेयर होल्डिंग है आरएससी के और 75% शेयर होल्डिंग है केएफसी के. कहता है आरएससी के बारे में, एक्वायर्ड ऑन 1 अगस्त 2021, एनसीआई इज मेजर्ड यूजिंग द प्रोपोर्शनेट मेथड. Retained earning at acquisition is 3420 million and no other reserves. And at acquisition, RSC had an unrecognized brand with a fair value of 576 million and had useful life of 12 years. तो हमारे पास RSC यानी कि जो ये 90% वाली सब्सिडरी है, इसके हवाले से एक्विजिशन डेट की कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है. फिर सेकंड सब्सिडरी केएफसी के बारे में कहता है, एक्वायर्ड ऑन 1 Feb 2015, NCI is measured at 560 million using the fair value method. इस केस में NCI को fair value method पे रखना है, इस केस में proportionate method पे. Retained earning at acquisition is 1250 million and there are no other reserves. Fair value adjustments made to the company on acquisition. Fair value adjustment made to the property on acquisition. Fair value was 120 million in excess of the carrying amount and the property had a remaining useful life of 10 years. तो दोनों ही सब्सिडरीज में एक्विजिशन के वक्त हमारे पास कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं. रिटेन अर्निंग के नंबर अवेलेबल है, एक्विजिशन डेट अवेलेबल है. एक में एनसीआई प्रोपोर्शन मेथड पे, एक में एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे मेजर करना. तो ये तो अपेंडिक्स 1 था. अपेंडिक्स 2 में हमें कहता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ जीएफसी, आरएससी एंड केएफसी एज ए 30 अप्रैल 2023. 30 अप्रैल 2023 हमारा ईयर है. सेकंड अपेंडिक्स में आपके पास तीनों कंपनीज की बैलेंस शीट आ रही है. बैलेंस शीट को अगर थोड़ा रीड करें तो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन आरएससी, इन्वेस्टमेंट इन केएफसी. करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. टोटल एसेट्स. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, फाइनेंशियल एसेट रिजर्व. नॉन करंट लायबिलिटीज में बोरोइंग,
करंट लायबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल और करंट टैक्स पेबल, तो ये हमारे पास कंप्लीट बैलेंस शीट आ रही है तीनों कंपनीज की। नोट में कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन आरएससी एंड केएफसी आर मेजर्ड एट कॉस्ट इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जीएफसी इन अकॉर्डेंस विद आईएस 27। कहता है जीएफसी की बैलेंस शीट पे जो इन्वेस्टमेंट इन आरएससी और इन्वेस्टमेंट इन केएफसी आ रही है, ये कॉस्ट पे आ रही है एज पर आईएस 27। एज पर आईएस 27 जीएफसी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे मेजर है। इसके बाद फिर हमारे पास अपेंडिक्स अपेंडिक्स 3 था। अपेंडिक्स 3 में कहता है फाइल नोट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इश्यूज ड्यूरिंग द ईयर। कुछ ट्रांजेक्शन और इश्यूज है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अपेंडिक्स 3 में दी हुई है। ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी फ्रॉम जीएफसी टू आरएससी। जीएफसी पेरेंट कंपनी है, आरएससी सब्सिडरी कंपनी है। कहता है ऑन 1 नवंबर 2022 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जीएफसी ट्रांसफर मशीनरी टू आरएससी फॉर 589 million. The machinery had originally cost 720 million on 1st May 2018 and was determined to have a useful life of 20 years at that date. The useful life remained unchanged after the transfer. तो पेरेंट ने सब्सिडरी को एक मशीनरी ट्रांसफर की है 589 की वैल्यू पे। ओरिजिनली इसकी कॉस्ट 720 मिलियन थी, तो हम कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 20 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है। सेकंड इशू है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन केएफसी। केएफसी के हमारे पास 75% शेयर्स थे। ये बात हमने अपेंडिक्स 1 में इस ग्रुप डायग्राम में देखा था। सेकंड इशू में कहता है कि ऑन 31 जनवरी 2023 यानी कि अगेन ड्यूरिंग द ईयर जीएफसी सोल्ड 50% शेयर होल्डिंग इन केएफसी टू एन अनरिलेटेड पार्टी। द जीएफसी रिटेन्स 25% शेयर होल्डिंग व्हिच इट गिव्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर केएफसी। 31 जनवरी 2023 पे हमने केएफसी के 75% शेयर होल्डिंग में से 50% शेयर होल्डिंग को बेच दिया किसी अनरिलेटेड कंपनी को, और हमारे पास 25% शेयर होल्डिंग रह गई है, यानी कि हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यानी कि अब हमारी केएफसी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन गई है। फिर हमारे पास इंटर कंपनी की सेल्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। In April 2023, GFC sold and leases to KFC for rupees 30 million, making a profit on the sale of 12 million. At 30th April 2013, KFC had not used any of these items and had not paid GFC the invoiced amount. अप्रैल के महीने में GFC यानी कि पेरेंट ने KFC, अप्रैल में KFC GFC की एसोसिएट बन चुकी है। पेरेंट ने एसोसिएट को 30 मिलियन की शू लेसिस वगैरह सेल की है और 12 मिलियन का इस पे प्रॉफिट कमाया है, और केएफसी ने ईयर एंड तक कोई भी आइटम इस्तेमाल नहीं किया, और इस आइटम ये जो इसने परचेज किया पेरेंट से 30 मिलियन की, इसके अगेंस्ट कोई अमाउंट पे भी नहीं किया है। इसके बाद फिर हमारे पास अपेंडिक्स 4 में क्या आ रहा है। अपेंडिक्स 4 में कहता है कि ईमेल फ्रॉम रुखसाना बख्श। आप जिस कंपनी के अकाउंटेंट हो, आप आरफा खान हो, आप जिस कंपनी के अकाउंटेंट हो उसकी फाइनेंशियल कंट्रोलर रुखसाना बख्श। इन्होंने ईमेल किए, डिटेल्स प्रोवाइड किए केएफसी के डिस्पोजल के हवाले से, और कुछ रिक्वेस्ट किया है गेन और लॉस की कंप्यूटेशन के हवाले से। तो अपेंडिक्स 4 को देखते हैं। To Arfa Khan from Ruxana Baksh on 6th of May 2023, disposal of shares in KFC. Hi Arfana, I am conscious that we need to move forward with the preparing the consolidated financial statements in draft form ready for the auditors coming, and one aspect of this is replacing KFC gain on the part disposal of holding in KFC with the group gain within the consolidated statement of profit and loss. रुखसाना अरफाना को कह रही है कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं जीएफसी के, तो जीएफसी के सेपरेट बुक्स में जो गेन रिकॉर्डेड है, इस गेन को हमें रिप्लेस करना है कि ग्रुप में कितना गेन आना चाहिए, ग्रुप के पीएनएल में कितना गेन आना चाहिए। आई नो दैट यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड your training that includes advanced consolidation techniques, and I think this is the great opportunity for you to pass some of that knowledge on to Mohammed, the first year trainee on the team. कह रहा है आप तो कंसोलिडेशन अच्छे से पढ़कर आए, एडवांस में पढ़कर आए, तो आप अपनी नॉलेज ट्रांसफर करें। कोई मोहम्मद आपकी टीम में आया है, 1 साल का ट्रेनिंग है, इसे आपने कुछ सिखाना है। could you calculate the group gain on the part disposal of KFC and prepare explanatory note for Mohammed so that he wants to understand why group gain differs from GFC separate gain. Also, a reconciliation of the two gain on the disposal would be helpful for this purpose. I do not believe that the information on file appendix 3 has been updated for the disposal, so the note below will be useful. कह रहा आपने KFC की डिस्पोजल पे ग्रुप गेन कैलकुलेट करना है और बताना है कि ग्रुप गेन क्यों सेपरेट गेन से डिफरेंट होता है। अगर आप रिकंसिलेशन बना दे दोनों गेन के दरमियान तो क्या ही बात होगी। प्लीज डू कॉल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। काइंड रिगार्ड्स रुखसाना। से इसने कुछ नोट्स वगैरह दिए, कह रहा है अपेंडिक्स 3 में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको कुछ नोट्स दे रही हूँ। कहता है द डिस्पोजल वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन द जीएफसी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द डिस्पोजल डेट, दैट इज 31 जनवरी 2023, गिविंग अ राइज टू गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 1150। कह रहा है सेपरेट बुक्स में ये जो डिस्पोजल है ये प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, और इस पे जो गेन है वो भी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, और 1150 का गेन आया है सेपरेट बुक्स में।
गुडविल हैज नॉट बीन इम्पेयर्ड सिंस एक्विजिशन, इस सब्सिडरी की गुडविल में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है आज तक। इन द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2023, KFC ड्राफ्ट प्रॉफिट वर 192 मिलियन एंड दिस एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। KFC का 2023 के साल का जो प्रॉफिट है वो 192 मिलियन है, जो कि इवनली एक्रू हुआ है। The balance on KFC financial asset reserves at 31st January 2023 was 92 million, and the financial asset are all equity investments measured at fair value through other comprehensive income in accordance with IFRS 9। कह रहे हैं हमारे पास KFC की बैलेंस शीट पे जो फाइनेंशियल एसेट रिजर्व्स है वो 31 जनवरी 2023 पे 92 मिलियन था, और ये सारा का सारा पर्टेन करता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे, जो कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI में मेजर्ड है। The fair value of 25% shareholding in KFC at 31st January 2023 was rupees 1100 million, और जो 25% इन्वेस्टमेंट हमारे पास रह गई है उसकी फेयर वैल्यू 31 जनवरी 2023 पे 1100 मिलियन है। ठीक हो गया सर। इसके बाद फिर हमारे पास अपेंडिक्स 5 था। अपेंडिक्स 5 में वो प्रोफेशनल और एथिकल मैटर्स डिस्कस किए गए थे। कहता है रुखसाना बख्श हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर एंड फाइल GFC इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2023। You have never prepared an income tax return before and have not completed the tax part of your accountancy training। जो आपकी फाइनेंशियल कंट्रोलर है मिस रुखसाना, इन्होंने आपसे कहा है कि आप GFC का इनकम टैक्स रिटर्न बनाएं। आज से पहले आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनाया, क्योंकि और आपने इस ट्रेनिंग अपनी जो ट्रेनिंग है उसमें ये टैक्स का पार्ट अभी तक परफॉर्म नहीं किया। Later that day, you visited the factory where GFC manufactures shoes and you recognized 3 members of the staff working on the factory floor at as local 13 years old. You are aware that the minimum age for employment as per the Constitution of Pakistan is 14 years. When you confront the 3 staff in question, they reveal they lied about their ages when applying for the role. They ask you not to reveal their true age to GFC management as their families need them to work। कह रहा फिर आप विजिट करने गए फैक्ट्री जहाँ पे शूज वगैरह बनते हैं, तो 3 आपके जानने वाले लोग मिल गए जो कि 13 साल की उम्र के हैं, और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट है वो 14 ईयर्स है। तो आपने उन हिसाब से इंक्वायर किया तो उन्होंने अपनी ट्रू एज रिवील की, और इन्होंने कहा कि भाई हमने कंपनी से झूठ कहा है ताकि हमारी जॉब लग जाए, हमारी फैमिलीज को इस जॉब की, इस पैसों की जरूरत है, तो काइंडली आप हमारी ये जो एज है वो किसी को एक्चुअली रिवील ना करें। तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं इस एग्जाम में होता तो मैं सबसे पहले अपेंडिक्स 5 वाला पार्ट सॉल्व कर देता, क्योंकि अपेंडिक्स 5 में जो 2 पैराज लिखे हैं इसका ओरिजिनल सवाल से ऐसा कोई ताल्लुक है नहीं। कह रहा आपने इनकम टैक्स रिटर्न बनाना है और आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनाना नहीं आता, और 3 लोग आपको मिल गए जो कि अंडर एज है और जॉब कर रहे हैं कंपनी में। तो ये एक इथिकल पार्ट है क्वेश्चन का, जिसका सवाल की ओरिजिनल डेटा से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पहले तो इस पार्ट को आप कोड ऑफ एथिक्स के तहत सॉल्व कर देंगे। कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर एज अ अकाउंटेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या थ्रेड है और क्या सेफगार्ड्स वगैरह होने चाहिए। एनीवे हम तो इस सवाल का सॉल्यूशन एक प्रॉपर वे में ही लेके चलेंगे। मैंने तो कंप्लीटली सवाल पहले भी एक दफा रीड किया और अभी आपके सामने एक दफा रीड किया। सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक दफा इस सवाल को दोबारा से खुद आप लोग थॉरली रीड करें, फिर हम सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 बाय 1 सवाल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। एक दफा सवाल को अच्छे से रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर इसे सॉल्व करते हैं सवाल को। तो सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ए में आपसे KFC की डिस्पोजल पे आने वाला गेन और कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स रुखसाना ने मांगे थे आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर ने, और रिक्वायरमेंट नंबर बी में हमसे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगी गई थी। तो ये दोनों वर्किंग्स मुझे साथ साथ ही करनी होगी, और दोनों वर्किंग्स को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसे एग्जामिनर की रिक्वायर्ड फॉर्मेट पे लेकर आ जाऊंगा। पहले मैं सारी वर्किंग्स करूंगा, फिर रिक्वायरमेंट नंबर ए का जवाब और रिक्वायरमेंट नंबर बी का जवाब प्रिपेयर कर सकूंगा। तो हमारे पास जो पेरेंट कंपनी है दैट इज गुज्जर फुटवियर कंपनी। समर 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2, और हमारा जो ईयर एंड है वो है हमारे पास 30 अप्रैल 2023। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम प्रिपेयर कर रहे होंगे एज एट 30 अप्रैल 2023। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि हमारे पास जो अपेंडिक्स बी में तीनों कंपनीज की बैलेंस शीट है ना, इसमें से 2 बैलेंस शीट तो कंसोलिडेट होगी, पेरेंट की और जो एक सब्सिडरी है RSC। तो मैं इन दोनों की बैलेंस शीट के आइटम सारे कॉपी कर लेता हूं, और फिर जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम अकॉर्डिंगली देखते रहेंगे। पहले मैं सारी बैलेंस शीट के आइटम्स GFC और RSC की बैलेंस शीट के सारे आइटम्स सबकी एक्सेल फाइल में कॉपी कर लेता हूं, फिर हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करते जाएंगे। मैंने सबसे पहले क्या करा,
कि जो पैरेंट कंपनी है जीएफसी और जो सब्सिडरी जो हमने ड्यूरिंग द डिस्पोज ऑफ नहीं की आरएससी, इनकी बैलेंस शीट के रेलेवेंट नंबर्स यहाँ प्लॉट कर लिए जो जो मुझे मालूम है कि कंसोलिडेट बैलेंस शीट में जाएंगे। लाइक बैलेंस शीट पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल फाइनेंशियल एसेट आ रहा है, ये कंसोलिडेट बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन आरएससी ऑब्वियसली नहीं जाएगा क्योंकि ये कंसोलिडेट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन केएफसी हमारी एसोसिएट बन गई है तो इसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के तौर पे शो करेंगे। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये चीजें मैंने बैलेंस शीट में दिखा दी। फिर शेयर कैपिटल में मैंने सिर्फ पैरेंट का शेयर कैपिटल लिया क्योंकि रिटेन अर्निंग्स और फेयर वैल्यू रिजर्व तो हमें ग्रुप लेवल पे कैलकुलेट करना होगा। बोरिंग्स, ट्रेड एंड अदर पेबल और करंट टैक्स पेबल का नंबर हमने लिया और हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। ये हमने जीएफसी के नंबर्स लिखे हैं, आरएससी के रेलेवेंट नंबर्स लिखे हैं, जो जो एडजस्टमेंट्स आएंगे वो अकॉर्डिंगली आप प्लॉट करेंगे और हमारे पास कंसोलिडेटेड नंबर्स कैलकुलेट होते जाएंगे। वन बाय वन हम सब्सिडरीज को अकाउंट फॉर करते हैं। सर सबसे पहले हमारे पास सब्सिडरी है आरएससी। आरएससी का पूरा नाम क्या था हमारे पास? आरएससी का पूरा नाम था हमारे पास रनर शूज कंपनी। तो सबसे पहले तो मैं एक वर्किंग वन बनाता हूं जिसमें हम ग्रुप रिजर्व्स कैलकुलेट कर रहे होंगे और ग्रुप रिजर्व्स में हमारे पास रिटेन अर्निंग और फेयर वैल्यू रिजर्व आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास सब्सिडरी है दैट इज रनर शूज कंपनी, इसकी कुछ वर्किंग बनाते हैं। एक वर्किंग हमारे पास बनेगी चेंजेस इन नेट एसेट्स की, एक वर्किंग हमारे पास बनेगी गुडविल की, और एक वर्किंग हमारे पास बनेगी एनसीआई की। अब रनर शूज के बारे में सबसे पहले अगर हम ग्रुप स्ट्रक्चर देखें तो रनर शूज में हमारे पास 90% शेयर होल्डिंग थी। तो रनर शूज के आगे मैं लिख देता हूँ याद देने के लिए 90% शेयर होल्डिंग हमारे पास, ठीक है। फिर इन्होंने कहा था कि इसे हमने एक्वायर किया है 1 अगस्त 2021 पे। तो चेंजेस इन नेट एसेट्स में हमारे पास फर्स्ट या एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग, इन दो डेट्स पे हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। एक्विजिशन डेट है हमारे पास 1 अगस्त 2021, तो 1 अगस्त 2021 और ईयर एंड है हमारे पास 30 अप्रैल 2023। ये नेट एसेट एक्विजिशन, नेट एसेट रिपोर्टिंग आ जाएंगे। अब इन्होंने कहा था कि 1 अगस्त 2021 पे आपने इसको एक्वायर किया, एनसीआई को आप मेजर करोगे यूजिंग द प्रोपोर्शनेट मेथड। रिटेन अर्निंग्स जो है एक्विजिशन के वक्त थी 3420 और कोई और रिजर्व्स नहीं थे। तो नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिटेन अर्निंग्स आ जाएगी। आरएससी का जो शेयर कैपिटल है वो हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा। आरएससी का हमारे पास शेयर कैपिटल है 1500, तो 1500 एट एक्विजिशन, 1500 एट रिपोर्टिंग। आरएससी की रिटेन अर्निंग्स है 5590 रिपोर्टिंग डेट पे, तो 5590, और इसके बाद कोई फेयर वैल्यू रिजर्व तो नहीं आ रहा। तो वापस से इस ग्रुप डायग्राम में चलें तो इन्होंने कहा था कि एनसीआई को प्रोपोर्शनल शेयर में मेजर करना है। रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन थी 3420, तो रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन आ जाएगी 3420। इन्होंने कहा था एक्विजिशन आरएससी हैड एन अनरिकॉग्नाइज्ड ब्रांड विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 576 मिलियन एंड यूजफुल लाइफ ऑफ 12 इयर्स। तो हमारे पास एक ब्रांड आ जाएगा जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है, और एक्विजिशन डेट पे हम इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे यानी कि 576 पे रिकॉर्ड करेंगे। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 12 साल, और आपने इसको एक्वायर किया 1 अगस्त 2021 पे। तो 1 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2022 एक साल, 1 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2022 एक साल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 मंथ्स। यानी कि एक्विजिशन डेट से लेकर ईयर एंड डेट तक, एक्विजिशन डेट से लेकर ईयर एंड डेट तक 1 साल 9 महीने गुजर चुके, 1 साल 9 महीने गुजर चुके हैं। अगर मैं दिस माइनस दिस करूं तो ये हमारे पास 637 डेज आ गए, और अगर हम इसे डिवाइडेड बाय मोटा मोटा 30 से कर दें तो ये हमारे पास 21 महीने आ गए। 21 महीने का मतलब है कि 1 साल और 9 महीने, 1 साल और 9 महीने हो चुके हैं। तो हमें 1 साल और 9 महीने का डेप्रिशिएटेड अमाउंट लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे कि 576 माइनस 576 डिवाइडेड बाय, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 12, तो डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, ये हमारे पास 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1.75। 1.75 का मतलब है कि 1 साल 9 महीने, 1.75 का मतलब है कि 1 साल और 9 महीने। तो ये हमारे पास इसका डेप्रिशिएटेड अमाउंट आ गया। यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन समझा भी देता हूँ कि 576 का हमारे पास फेयर वैल्यू थी फर्स्ट
अगस्त 2021 पे, 1 अगस्त 2021 पे। फिर हमने डेपोजिशन चार्ज किया होगा 21 मंथ्स का। तो वो कैसे चार्ज किया होगा कि सर 576 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 साल की लाइफ और हर साल में 12 महीने, तो ये नंबर ऑफ मंथ्स आ गए। डिवाइड में मैंने 12 साल की लाइफ और हर साल में 12 महीने, तो ये नंबर ऑफ मंथ्स आ गए, और मल्टीप्लाई बाय 21 कर दूं तो हमारे पास 84 का डेप्रिसिएशन आ गया। और 84 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो हमारे पास डेप्रिशिएटेड, जो हमारे पास अमोर्टाइज्ड अमाउंट बनेगी, वो बनेगी 492 मिलियन, जो हमने यहाँ एक फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट करे थे। मैंने 576 माइनस 576 डिवाइड बाय 12, तो एक साल का डेप्रिसिएशन, और एक साल 9 महीने का मतलब है 1.75, तो 1.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इसका डेप्रिशिएटेड वर्जन आ गया। आरएससी के हवाले से और जो इश्यूज थे वो अपेंडिक्स 3 में पॉइंट नंबर 1 में दिए हुए थे। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में केएफसी की इन्फॉर्मेशन थी, तो पॉइंट नंबर 1 को भी हम देख लेते हैं, पहले हम गुडविल वगैरह कैलकुलेट कर लें। ये हमारे पास आ गया नेट एसेट एंड एक्विजिशन, ये हमारे पास आ गया नेट एसेट एंड रिपोर्टिंग। तो हमारे पास चेंज इन नेट एसेट्स आया 7582 माइनस 5496, तो ये 2086 का चेंजेस इन नेट एसेट्स आ गया। ठीक है, अच्छा गुडविल कैसे कैलकुलेट की होगी? गुडविल कैलकुलेट की होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी? सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगी जीएफसी की बैलेंस शीट से। तो जीएफसी की बैलेंस शीट पे हमारे पास आरएससी की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही है 5620, तो ये आ जाएगा 5620। इन्होंने अपेंडिक्स 1 में बताया था कि आरएससी की एनसीए को प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखना है, यानी कि गुडविल पार्शियल गुडविल मेथड के तहत कैलकुलेट करनी है। तो इससे हम लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, तो ये आ जाएगा 5496 का 90%, 5496 का 90%। ये हमारे पास आरएससी की गुडविल आ गई 674, ये आ गया हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन। सर मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने जो सवाल रीड किया उसमें आरएससी की गुडविल वगैरह के इम्पेयरमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी, तो हमने गुडविल एट एक्विजिशन कैलकुलेट कर ली। एनसीआई एट एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे तो एनसीआई एट एक्विजिशन हो जाएगा 5496 का 10%, 5496 का 10%। फिर हमने चेंजेस इन नेट एसेट्स कैलकुलेट किए, ये आ गया 2086। इसमें से जो हमारी पेरेंट कंपनी थी इसका नाम क्या था? जीएफसी। तो हम जीएफसी का शेयर कैलकुलेट करेंगे जो कि 90% होगा, और हम एनसीआई का शेयर कैलकुलेट करेंगे जो कि 10% होगा। तो 2086 मल्टीप्लाई बाय 90% और 2086 मल्टीप्लाई बाय 10%। एनसीआई का शेयर हम एनसीआई में ले जाएंगे पोस्ट एक्विजिशन के नाम से, तो ये आ जाएगा 209। तो ये हमारे पास आ जाएगा एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट, ये हमारे पास आ जाएगा एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट। और पेरेंट का जो शेयर है वो हम ग्रुप रिजर्व्स में लेके चले जाएंगे। तो हमारे पास पहले तो मैं जीएफसी के गिवन नंबर्स प्लॉट कर देता हूँ कि जीएफसी की रिटेन अर्निंग्स ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व्स कितना है। तो अगर हम बैलेंस शीट पर आए तो जीएफसी की रिटेन अर्निंग्स है 13120, 13120, और जीएफसी का फेयर वैल्यू रिजर्व है 150। ठीक है, इसमें ऐड कर देते हैं पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम आरएससी, ये हम लेकर आ रहे हैं वर्किंग 2 से। तो वर्किंग 2 से हमारे पास आरएससी का पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आया 1877। अब जो जो एडजस्टमेंट्स हमें बैलेंस शीट में ले जानी वो हाथों हाथ ले जाए, अदरवाइज हम भूल जाएंगे। एक तो सब्सिडी की बैलेंस शीट पे 492 का इंटेंजिबल आएगा, सब्सिडी की बैलेंस शीट पे 492 का इंटेंजिबल आएगा। तो मैं बैलेंस शीट पे इंटेंजिबल एसेट्स में एडजस्टमेंट्स में 492 ऐड कर देता हूँ। 492 का हमने इंटेंजिबल ऐड कर दिया इंटेंजिबल्स में। हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट्स के कॉलम में मैंने 492 की एडजस्टमेंट इंटेंजिबल्स में ऐड कर दी, जो हमने इस 1800 में ऐड करनी। फिर हमारे पास इक्विटी में एक लाइन आइटम ऐड होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग 4 में। तो वर्किंग 4 ये मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट पे लिंक कर देता हूँ। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है? 758 हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अपनी बैलेंस शीट पे डायरेक्टली दिखा दिया। और हमारे पास एसेट्स में एक और एसेट आ जाएगा गुडविल के नाम से। गुडविल हमारी आ रही है वर्किंग 3 में। गुडविल हमने कैलकुलेट की है आरएससी की 674, यहाँ सम के फॉर्मूला में गुडविल शामिल नहीं था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि
ये सब्सिडी से पर्टेनिंग मैंने नंबर्स कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली प्लॉट कर दिए सारे और लिंक कर दिया ताकि मैं जब भी कोई एडजस्टमेंट करूंगा तो वो डायरेक्टली ऊपर बैलेंस शीट में हो जाएगी। फिर हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी, इन्होंने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी फ्रॉम जीएफसी टू आरएससी ऑन 1 November 2022 GFC transferred machinery to RSC for 589 million. The machinery had an original cost of 720 million on 1st May 2018 and was determined to have a useful life of 20 years at that date. The useful life remained unchanged after the transfer. पेरेंट ने सब्सिडी को एक मशीनरी सेल की है, तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सर हमारे पास वर्किंग 5 ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी फ्रॉम जीएफसी टू आरएफसी। देखिए पेरेंट ने मशीनरी कब खरीदी थी? 1 मई 2018 पे 720 की, 1 मई 2018 पे 720 की और 20 साल की लाइफ थी। तो 1 मई 2018 पे इसकी कॉस्ट कितनी है? सर इसकी कॉस्ट है 720 मिलियन। 1 मई 2018 पे इसकी कॉस्ट कितनी है? 20 मिलियन और 20 साल की लाइफ है। और ट्रांसफर कब की है? 1 नवंबर 2022 पे। तो 1 मई 18 से 1 मई 19 1 साल, 1 मई 20 2 साल, 1 मई 21 3 साल, 1 मई 22 4 साल, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि 4 साल और 7 महीने, 4 साल और 7 महीने। मैं रिपीट करता हूं, 1 मई 18 से 1 मई 19 1 साल, 1 मई 20 2 साल, 1 मई 21 3 साल, 1 मई 22 4 साल और 1 मई 22 4 साल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अच्छा 1 नवंबर को बेचा है तो हम नवंबर को काउंट नहीं करेंगे, 1 नवंबर को बेचा है तो हम नवंबर को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि 4 साल और 6 महीने, 4 साल और 6 महीने। अब मैं इस पे 4 ईयर एंड 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं। मैं इस पे 4 ईयर और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं, जो कि पेरेंट ने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ होगा। तो ये आएगा 720 डिवाइडेड बाय 20 साल की लाइफ, 20 साल की लाइफ थी और कितना डेप्रिशिएट हो गया? 4.5। सर इस नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ पीरियड को गलत काउंट मत कीजिएगा। 1 में 18 से 1 में 19 20 21 22, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये बने 6 महीने। 1 नवंबर को बेचा है तो 4 साल 6 महीने। तो इतना तो पेरेंट ने डेप्रिशिएट किया होगा। ये हमारे पास 1 नवंबर 2022 पे, 1 नवंबर 2022 पे कैरिंग अमाउंट आ गई 558। अब इसकी लाइफ कितनी रह गई है? सर इसकी लाइफ रह गई है 15.5 साल। अब इसकी लाइफ रह गई है 15.5 साल की, क्योंकि 4.5 साल गुजर गए ना, 20 साल की लाइफ में से 4.5 साल गुजर गए तो 15.5 साल की। अब पेरेंट ने ये मशीन सब्सिडी को बेची 589 की, तो ये तो बेसिकली जीएफसी की बुक में चल रहा था। आरएससी की बुक में इसकी कॉस्ट हो गई 589। ठीक है, तो आरएससी की बुक में इसकी कॉस्ट हो गई 589। अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 1 नवंबर 22 से, जो हमारा ईयर एंड है 30 अप्रैल 2023। 1 नवंबर 22 से जो हमारा ईयर एंड है 30 अप्रैल 2023। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सॉरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। 6 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सर 558 को डिवाइड कर दें 15.5 से, मल्टीप्लाई कर दें 6/12 से। 558 के नंबर को मैं 15.5 से डिवाइड करूंगा तो 1 साल का डेप्रिसिएशन और 6 महीने का डेप्रिसिएशन। और सब्सिडी के पास इतना डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्डेड है? 19। पेरेंट के पास अगर ये एसेट होता तो 6 महीने का 18 रुपए का डेप्रिसिएशन होता। सब्सिडी ने 589 का एक्वायर किया, तो सब्सिडी के पास 19 का डेप्रिसिएशन है। अब ये हमारे पास इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 30 अप्रैल 2023 पे, 30 अप्रैल 2023 पे। सर हमारे पास कैरिंग अमाउंट ओवर स्टेटेड कितना है? हमारे पास कैरिंग अमाउंट ओवर स्टेटेड है 570 माइनस 540। हमारे पास कैरिंग अमाउंट ओवर स्टेटेड है 570 माइनस 540। अच्छा ये तो एक तरीका है कैरिंग अमाउंट ओवर स्टेटेड कैलकुलेट करने का। इसका एक और तरीका भी है कि देखें, आप कैलकुलेट करें 1 नवंबर 2022 पे ट्रांजेक्शन हुई ना, तो 1 नवंबर 2022 पे गेन ऑन डिस्पोजल कितना है? 1 नवंबर 2022 पे गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा 589 माइनस 558। कि पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा 589 का, जबकि पेरेंट के पास कैरिंग अमाउंट थी
58 की, और इसकी लाइफ कितनी थी? 15.5 साल। तो डेप्रिशिएटेड गेन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना गेन डेप्रिशिएट हुआ? सर 31 की अमाउंट को डिवाइड करते हैं 15.5 मल्टीप्लाई बाय करते हैं 6/12। 15.5 की रिमेनिंग लाइफ 6/12 6 महीने का डेप्रिसिएशन, तो ये 1 आ गया। तो हमारे पास अनडेप्रिशिएटेड गेन भी इतना ही आ रहा होगा। अनडेप्रिशिएटेड गेन का अमाउंट भी इतना ही आएगा 30, जितने से ओवर एसेट। किसने किसको बेचा है? सर जीएफसी ने आरएससी को बेचा, जीएफसी ने आरएससी को बेचा है, यानी कि हमें जीएफसी की रिटेन अर्निंग्स कम करनी है। अगर हम इसकी जनरल एंट्री बना, तो जनरल एंट्री क्या होगी कि जीएफसी की रिटेन अर्निंग्स कम होगी 30 के अमाउंट से, और आरएससी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम होगा 30 के अमाउंट से। 30 के अमाउंट से जीएफसी की रिटेन अर्निंग्स कम होगी और आरएससी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम हो रहा होगा। अब इस एंट्री को हम प्लॉट कर देते हैं अकॉर्डिंगली। सर अगर हम प्लॉट करें तो हम ग्रुप रिजर्व्स में जो जीएफसी की रिटेन अर्निंग्स है, अनडेप्रिशिएटेड गेन जीएफसी टू आरएससी, वो कितना है? 30 से मैं रिटेन अर्निंग्स कम कर देता हूं, और दूसरी तरफ इसका इंपैक्ट जाएगा बैलेंस शीट पे कि हमारे पास आरएससी की जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसे हमने 30 से कम करना है, तो -30 कर दिया मैं। यहाँ मैंने 30 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से कम कर दिया आरएससी की, और दूसरी तरफ मैंने ग्रुप रिजर्व्स में ये -30 कर दिया है। तो यहाँ तक हमारी जो पहली सब्सिडी थी, जो कि सिंपल एडजस्टमेंट थी, उससे पर्टेनिंग सारी एडजस्टमेंट्स को मैनेज कर लिया। अच्छी वर्किंग कहाँ पे हो रही है? वर्किंग हो रही है वर्किंग 5 में, तो इसको थोड़ा रेफर भी कर देता है। यहाँ तक हमने सब्सिडी 1 से पर्टेनिंग सारी एडजस्टमेंट्स को मैनेज कर लिया है। अब चूंकि सब्सिडी 1 से पर्टेनिंग सारी एडजस्टमेंट्स को मैंने मैनेज कर लिया है, तो मैं इन रॉस को हाइड कर देता हूं ताकि हम सब्सिडी 2 पे फोकस कर सकें। अब हम आते हैं सब्सिडी 2 पे। सब्सिडी 2 का नाम था हमारे पास केएफसी। केएफसी की फुल फॉर्म क्या थी? केएफसी की फुल फॉर्म थी किड्स फीड कंपनी। किड्स फीड कंपनी। अब यहाँ पे भी हमें कुछ बेसिक वर्किंग करनी होगी। जैसे एक वर्किंग हम करेंगे चेंजेस इन नेट एसेट्स की, एक वर्किंग हम करेंगे गुडविल की, एक वर्किंग हम करेंगे एनसीआई की, और फिर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल वगैरह कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं अगर चेंजेस इन नेट एसेट्स की बात करूं, तो ग्रुप स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, तो जीएफसी ने केएफसी को एक्वायर किया था 1 Feb 2015 पे। तो एट एक्विजिशन 1 Feb 2015, 1 Feb 2015। तो 1 Feb 2015 पे इसने कितना एक्वायर किया था? 75%। 1 Feb 2015 पे इन्होंने एक्वायर किया था 75%। फिर इन्होंने कहीं बताया था हमें कि हमने 75% में से 50% पोर्शन बेच दिया है, तो यानी कि 50% पोर्शन बेचा, तो हमारे पास रह कितना गया? 25%। इसको हम एट डिस्पोजल रेट कर देते हैं, और ये हमारा जाएगा एट रिपोर्टिंग। ठीक है। अब डिस्पोजल कब हुआ था? सर डिस्पोजल के बारे में चले देख लेंगे जब भी आएगा। केएफसी को हमने एक्वायर किया 1 Feb 2015 पे, 1 Feb 2015 लिख दिया। एनसीआई मेजर एट 560 यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। इसकी जो एनसीआई है वो हमने 560 फेयर वैल्यू मेथड के तहत मेजर करनी है। तो एनसीआई हमारे पास एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू आ जाएगी, कितनी थी? 560। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन आ जाएगी 1250। तो हमारे पास इसका शेयर कैपिटल आएगा, रिटेन अर्निंग्स आएंगी, और रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन कितनी है? 1250, 1250, एंड नो अदर रिजर्व। इसके अलावा कोई और रिजर्व नहीं। और एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है जो कि प्रॉपर्टी से पर्टेन करती है 120 मिलियन की। तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी जो कि प्रॉपर्टी से पर्टेन करती है, और वो कितनी है सर? 120 मिलियन। ठीक है। तो 1 Feb 2015 पे एक्वायर किया, 560 की एनसीआई है, एक 1250 की रिटेन अर्निंग्स है, और 120 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। इसको देख लेंगे क्या करना। अब इन्होंने हमें अपेंडिक्स सी में जो इसकी बैलेंस शीट दी है, अपेंडिक्स 3 में, अपेंडिक्स 2 में बैलेंस शीट दी, अपेंडिक्स 3 में हमने केएफसी का डिस्पोजल किया है 31 जनवरी 2023 पे, 31 जनवरी 2023 पे। तो डिस्पोजल डेट डाल देता हूं मैं 31 जनवरी 2023, और हमारा ईयर एंड क्या है?
30 अप्रैल 2023। ठीक है, कहता है ऑन 31 जनवरी 2023 जीएफसी सोल्ड 50% शेयर होल्डिंग इन केएफसी टू द अनरिलेटेड पार्टी, द जीएफसी रिटेन 25% शेयर होल्डिंग व्हिच इट गिव्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो हमने 50% डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो हमारे पास 25% इंटरेस्ट रह गया। फिर पॉइंट नंबर 3 में इंटरकंपनी सेल्स के बारे में दिया हुआ है, अप्रैल के महीने में सेल्स किए, तो इसको बाद में देख लेंगे। फिर उन्होंने हमें एक रुखसाना की ईमेल बताई थी। रुखसाना की ईमेल में जो लफाजी बातें हैं, उसमें तो ऐसे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन नोट्स में कुछ बातें थी। कह रहा था डिस्पोजल वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर एट डिस्पोजल डेट इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसमें हमें गेन आया है 1150 का गेन आया है। तो मैं सिर्फ लिख देता हूं कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 50% शेयर होल्डिंग इन केएफसी सेपरेट बुक्स ऑफ जीएफसी, वो कितना है सर? सेपरेट बुक्स में जो गेन आया है वो है 1150 का, 1150 का। ये सिर्फ अभी फिलहाल लिख रहा हूँ। कहता है गुडविल कभी इंपेयर नहीं हुई, ठीक हो गया। इन द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2023 केएफसी ड्राफ्ट प्रॉफिट वर 192 मिलियन एंड दिस एक्रूड इवनली अक्रॉस द ईयर। देख लेंगे। द बैलेंस ऑन द केएफसी फाइनेंशियल एसेट रिजर्व्स एट 31 दिसंबर 2023 वाज 92 मिलियन। द फाइनेंशियल एसेट आर ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेजर थ्रू ओसीआई एंड द फेयर वैल्यू ऑफ 25% इन्वेस्टमेंट इन केएफसी एट 31 जनवरी 2023 वाज 1100 मिलियन। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें सवाल में बार-बार तंग करेगी, तो इस इन्फॉर्मेशन पे तो मुझे वापस आना ही पड़ेगा। अच्छा, अब अगर मैं बैलेंस शीट पे आऊँ, तो बैलेंस शीट से मैं पहले कुछ नंबर्स निकाल लेता हूँ। अगर हम बैलेंस शीट पे आए, तो हमारे पास केएफसी की बैलेंस शीट पे शेयर कैपिटल आ रहा है 800 मिलियन। तो 800 मिलियन का शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन भी रहेगा, एट डिस्पोजल भी रहेगा, एट रिपोर्टिंग भी रहेगा। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स आ रही है, ये बैलेंस शीट 30 अप्रैल 2023 पे, याद रखिएगा, ये 30 अप्रैल 2023 पे। तो केएफसी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 3195। रिटेन अर्निंग्स आ गई 3195। सर हमारे पास फिर फाइनेंशियल एसेट रिजर्व भी आ रहा है 105 का, हमारे पास फाइनेंशियल एसेट रिजर्व भी आ रहा है 105 का। तो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल एसेट रिजर्व 105, ये सारे रिपोर्टिंग डेट के नंबर है 30 अप्रैल 2023 के। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जीएफसी की बैलेंस शीट देखें ना, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इन केएफसी आ रहा है 600, इसमें इन्वेस्टमेंट केएफसी आ रहा है 600। तो इन्वेस्टमेंट इन केएफसी that represents 25% interest, that represents 25% interest इन सेपरेट बुक्स ऑफ जीएफसी। जीएफसी की बुक में जो सेपरेट बुक्स में 25% इंटरेस्ट आ रहा है, वो कितने का आ रहा है? 600 रुपए का, वो आ रहा है 600 रुपए का। ठीक है, इन्होंने यहाँ नोट में हमें बताया था कि इन्वेस्टमेंट इन आरएससी एंड केएफसी आर मेजर्ड एट कॉस्ट इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर 25% इन्वेस्टमेंट की 25% इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 600 मिलियन है, तो मैं कॉस्ट ऑफ 75% इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ 75% इन्वेस्टमेंट इन केएफसी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 600 जो है वो 25% इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, 600 25% इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। इसे मल्टीप्लाई करें 75% से, डिवाइड करें 25%, इसे मल्टीप्लाई करें 75% से, डिवाइड करें 25% से, तो आपके पास 75% इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। तो हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 75% डिवाइडेड बाय 25%, ये आ गया 1800। यानी कि जो 75% इन्वेस्टमेंट थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1800। ये नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हम आते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो इसने हमें ईमेल में दी थी। 1150 का गेन था। कहता है इन द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2023 केएफसी ड्राफ्ट प्रॉफिट वर 192 मिलियन एंड दिस एक्रूड इवनली अक्रॉस द ईयर। 2023 का जो केएफसी का प्रॉफिट है वो 192 मिलियन है, जो कि इवनली एक्रू हुआ। अब देखिए आपने बेचा कब है? 31 जनवरी 2023 पे। तो 31 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2023 का मतलब है कि फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि 3 महीने गुजरे। अगर मैं 3195 में से, अगर मैं 3195 में से 192 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, 3 महीने का प्रॉफिट हटा दूं, अगर मैं 30 अप्रैल 2023 की रिटेन अर्निंग्स में से 3 महीने का प्रॉफिट हटा दूं, तो मेरे पास 31 जनवरी 2023 पे रिटेन अर्निंग्स आ जाएगी। तो मैंने क्या करा कि 3195 माइनस 192, इन्होंने कहा था 12 महीने का प्रॉफिट है, तो 192 का 3 महीने का पोर्शन लिया, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का प्रॉफिट हटाना है। तो ये हमारे पास रिटेन अर्निंग्स आ गई 31 जनवरी 2023 की। फिर इन्होंने आगे कहा है द बैलेंस ऑन द फाइनेंशियल एसेट रिजर्व एट 31 जनवरी 2023 वाज 92 मिलियन। 31 जनवरी 2023 पे फाइनेंशियल एसेट का रिजर्व कितना था? 92 मिलियन। और एक्विजिशन डेट पे ये जीरो था, एक्विजिशन डेट पे जीरो था। ये बात कहां लिखी है सर? ये बात लिखी है अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 1 में लिखा था कि केएफसी की रिटेन अर्निंग्स 1250 थी और नो अदर रिजर्व्स।
तो फेयर वैल्यू रिजर्व एट एक्विजिशन 0 था। 31 जनवरी 2023 पे 92 मिलियन था, ये बात ईमेल में लिखी है, ठीक है। और फिर 25% शेयर होल्डिंग की फेयर वैल्यू आ गई है 1100, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ 25% इन्वेस्टमेंट इन KFC ऑन 31 जनवरी 2023 इज, जो हमारे पास 25% इन्वेस्टमेंट रह गई, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 1100 मिलियन। ये मैंने सारे नंबर्स ना एक जगह रख दिए ताकि सॉल्व करते वक्त मुझे थोड़ा सुकून है, मुझे यहाँ पर भटकना ना पड़े। अब हम थोड़े नेट एसेट एट एक्विजिशन के नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम सवाल को आगे लेके चलेंगे। हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन आ जाएगा 2170। गुडविल कैलकुलेट करें तो हमें चाहिए होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है सर? हमने 75% इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट की 1800। एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लेना है, तो एनसीआई एट फेयर वैल्यू, एनसीआई की फेयर वैल्यू हमारे पास सवाल में अवेलेबल है, दैट इज 560। ये हमने कहीं से रेडा से उठा के यहाँ लिख दी थी। तो ये हमारे पास 75% इन्वेस्टमेंट, 25% एनसीआई, इससे हम लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 2170, और 2170 की नेट एसेट्स माइनस करने के बाद हमारे पास गुडविल आ जाएगी 190। ये आ गया हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन। ठीक हो क्या? फिर अब एनसीआई हमें डिस्पोजल डेट पे कैलकुलेट करना है। एनसीआई हमें डिस्पोजल डेट पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 Feb 2015 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक तो ये हमारी सब्सिडी थी ना। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी की डेप्रिशिएटेड अमाउंट चाहिए। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी की डेप्रिशिएटेड अमाउंट चाहिए। प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन अपेंडिक्स 1 में थी, आई गेस। हाँ, अपेंडिक्स 1 में था कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी से पड़ी करती है 120 मिलियन की, जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। और 1 Feb 2015 पे 10 साल की लाइफ थी। तो 1 Feb 15 से 16 1 साल, 17 18 19 20 21 22 23, 8 साल गुजर चुके। 8 साल गुजर चुके। 31 जनवरी 2023 तक 8 साल गुजर चुके। मैं दोबारा काउंट करता हूँ। 1 Feb 2015 से 1 Feb 16 17 18 19 20 21 22 23, 1 Feb 23 तक लाने के लिए, 31 जनवरी 2023 तक लाने के लिए कितने साल गुजर गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 साल गुजर गए। और लाइफ कितनी थी? 10 साल की लाइफ थी। 10 साल में से 8 साल गुजर गए। तो इसका डेप्रिशिएटेड अमाउंट, इसका डेप्रिशिएटेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 120 माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 10। 120 में से ही 8 सालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो ये हमारे पास डेप्रिशिएटेड वर्जन आ गया। तो हम कैलकुलेट करेंगे चेंजेस इन नेट एसेट्स 4063 माइनस 2170, 4063 माइनस 2170, तो ये आ गया हमारे पास 1893। इसको हम डिवाइड कर दें कि जीएफसी का शेयर होगा 75% और एनसीआई का शेयर होगा 25%। तो 1893 का 75% और 1893 का 25%। ठीक हो गया। एनसीआई का हिस्सा एनसीआई में ले जाते हैं पोस्ट एक्विजिशन, तो ये आ गया 473। तो हमारे पास एनसीआई का नंबर आ जाएगा एज एट 31 जनवरी 2023। हमारे पास एनसीआई का नंबर आ गया एज एट 1 जनवरी 2023, और ये हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स में चला जाएगा। तो ग्रुप रिजर्व्स में पोस्ट एक्विजिशन केएफसी वर्किंग रेफरेंस इज वर्किंग रेफरेंस 6, कितना? 1420। तो 1420 में ग्रुप रिजर्व्स में ले गया और 473 में एनसीआई में ले गया। अब देखें, हमें एक रिकंसिलिएशन बनानी है। हमें एक रिकंसिलिएशन बनानी है कि सेपरेट बुक्स का गेन और कंसोलिडेटेड बुक्स का गेन रिकंसाइल करता है। सेपरेट बुक्स का गेन अंडू करना है, कंसोलिडेटेड बुक्स का गेन अकाउंट फॉर करना है, और उसकी एक रिकंसिलिएशन बनानी है। ठीक है। जीएफसी की सेपरेट बुक्स में, जीएफसी की सेपरेट बुक्स में क्या जनरल एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी? सर 31 जनवरी 2023 पे, 31 जनवरी 2023 पे जीएफसी की सेपरेट बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी कैश डेबिट, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स 50% क्रेडिट और गेन पी क्रेडिट।
सर इन्वेस्टमेंट जो 50% क्रेडिट किया होगा इन्होंने 1800 माइनस 600, क्योंकि 1800 75% इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है और 25% इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 600, तो 1800 माइनस 600 1200 से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया होगा। गेन उन्होंने बताया था कि वो कितना था 1150। तो अगर 1150 का गेन और 1200 की इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई है तो हमारे पास कंसिडरेशन कितनी आई होगी 1200 प्लस 1150। तो 2350 से हमारे पास कैश आया होगा, 1200 से हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ होगा और हमारे पास गेन सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड हुआ था 1150। ये एंट्री थी सेपरेट बुक्स। अब अगर हम कंसोलिडेटेड बुक्स की एंट्री बनाएं तो कंसोलिडेटेड बुक्स की एंट्री क्या बनेगी सर? कंसोलिडेटेड बुक्स की एंट्री बनेगी कैश डेबिट, कितने से 2350 जो कैश आया। फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जो कि बेसिकली हमारी 25% शेयर होल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कितना था फेयर वैल्यू 25% इन्वेस्टमेंट ऑन 31 जनवरी 2023, ये था 1100। फिर जब ये सब्सिडी नहीं रही, तो इसके नेट एसेट से जान छूट जाएगी, तो नेट एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे, वो कितने थे 4060। जब ये सब्सिडी नहीं रही तो इसकी गुडविल से जान छूट जाएगी, तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, वो कितनी थी 190 की। जब ये सब्सिडी नहीं रही तो इसकी एनसीआई से जान छूट जाएगी, तो एनसीआई डेबिट हो जाएगी, वो कितनी थी 1033 थी। अब इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन आई वो डेबिट किया, 25% इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, एनसीआई का अमाउंट डी रिकॉग्नाइज किया, नेट एसेट और गुडविल को डी रिकॉग्नाइज किया। अब यहाँ जो गेन आएगा ये आपकी कंसोलिडेटेड बुक्स का गेन है। तो 2350 प्लस 1100 प्लस 1033 माइनस 4063 माइनस 190, तो हमारे पास 223 का कंसोलिडेटेड बुक्स में गेन आ गया है। सर अगर हम इसकी एक रिकंसिलिएशन बनाएं, रिकंसिलिएशन ऑफ गेन ऑन केएफसी इन सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ जीएफसी, हम अगर एक रिकंसिलिएशन बनाएं कि सेपरेट बुक्स में और कंसोलिडेटेड बुक्स में जो गेन आ रहा है उसकी रिकंसिलिएशन बनाएं। ठीक है, सेपरेट बुक्स में आपके पास गेन कितना है, गेन ऑन डिस्पोजल, सेपरेट बुक्स में हमारे पास गेन है 1150 का, हमने ऑलरेडी एंट्री में इसकी कैलकुलेशन कर ली। और कंसोलिडेटेड बुक्स में हमारे पास गेन कितना है सर? हमने पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे कुछ रिकॉर्ड किया है केएफसी से, हमने पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे रिकॉर्ड किया है केएफसी से, दैट इज 1420। और गेन ऑन डिस्पोजल कितना है? गेन ऑन डिस्पोजल है 230। अगर तो मैंने सब कुछ सही किया है तो ये दोनों हमारा बराबर आना चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि मैंने कोई गड़बड़ की है। यस, गड़बड़ क्या की हमने कि हमने सेपरेट बुक्स में जो गेन कैलकुलेट किया है वो 1150 कैश डेबिट, 50% इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्रेडिट और गेन। कंसोलिडेटेड बुक्स में हम अपने पास पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व सब्सिडी से कैलकुलेट कर चुके हैं 1450, गेन और डिस्पोजल कैलकुलेट कर चुके हैं 230, और फेयर वैल्यूएशन ऑफ 25% इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, फेयर वैल्यूएशन ऑफ 25% इन्वेस्टमेंट ला चुके हैं, यानी कि जो हमारी 25% इन्वेस्टमेंट इसको हम फेयर वैल्यू पे ला चुके हैं। तो अगर मैं इसकी फेयर वैल्यूएशन का इंपैक्ट अंडू करूं, कैसे? सेपरेट बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट आपकी 600 पे रिकॉर्डेड है, कंसोलिडेटेड बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट आपकी 1100 पे रिकॉर्डेड है। तो अगर हम 1100 माइनस 600 करें, 1100 माइनस 600 करें तो ये आ गया 500। और अब अगर आप इन दोनों का टोटल करें तो ये आपके पास 1150 बन रहा है। सेपरेट बुक्स में सिर्फ 75% में से 50% की डिस्पोजल पे गेन रिकॉर्डेड है, कंसोलिडेटेड बुक्स में पोस्ट एक्विजिशन 1420 रिकॉर्डेड है, 230 का हम गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो 230 का हमने गेन और पोस्ट एक्विजिशन रिकॉर्ड किया, हमने अपनी रिमेनिंग 25% इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आ गए, जबकि सेपरेट बुक्स में वो सिर्फ 600 पे रिकॉर्डेड है। 500 रुपए का ये फेयर वैल्यू का डिफरेंस है जो कि मैंने यहाँ कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉर्डेड है, उसे अगर अंडू किया तो ये हमारे पास एक्जैक्टली 1150 ही बन रहा है। तो ये हमने एक सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन बना दी। अब
होगा, अभी मैं बैलेंस शीट पे तो सब प्लॉट करूंगा ही, अभी मैं बैलेंस शीट पे तो सारी चीजें प्लॉट करूंगा ही। मैं आता हूँ वर्किंग 9 पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए हम 31 जनवरी 2023 पे इसकी फेयर वैल्यू लेंगे, फिर हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और 31 जनवरी 2023 पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 1100। फिर हम पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल और पोस्ट एक्विजिशन ओसीआई रिकॉर्ड करेंगे। ये कैसे रिकॉर्ड होगा सर? अगर आप डिस्पोजल डेट की रिटेन अर्निंग और फाइनेंशियल एसेट रिजर्व देखें और आप रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग्स और फाइनेंशियल एसेट रिजर्व देखें, तो इन दोनों का डिफरेंशियल हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आ जाएगा, जो हमने एनसीए सब्सिडी से कमाया। अच्छा, एक एसेट है जिसको हमने आगे लेके जाना है। 1 फेब 2015 पे एक्वायर किया था, 31 जनवरी 2023 तक हमारे 8 साल गुजर चुके थे। अब 30 अप्रैल 2023 तक मजीद लाइफ गुजरेगी। कितनी? फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि फेब 2023, मार्च 2023 एंड अप्रैल 2023। तो 120 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8.25 मल्टीप्लाई बाय 8.25। मैं अब 8.25 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ। देखिए 120 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, यहां तक 8 साल गुजर चुके थे, तो 8 साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया। यहां तक 8 साल 3 महीने गुजर गए, तो 8 साल 3 महीने यानी कि 8.25 का हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो ये हमारे पास आ गया 4121। अब 4121 और 4063 का डिफरेंस आया 58। 4121 और 4063 का डिफरेंस आया 58। अगर मैं यहाँ पे मैं एक प्रोवाइड करता हूँ, शेयर ऑफ जीएफसी एट 25% कैलकुलेट, क्योंकि अब हमारा शेयर कितना है 25%, तो हम सिर्फ 58 का 25% लेंगे, सिर्फ 58 का 25% लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 15। अब हमारे पास ये 15 का अगर हमने पोर्शन रिकॉर्ड करना है, तो इसे पीएनएल और ओसीएम में बाइफरकेट करना है। वो मैं किस तरीके से बाइफरकेट करूंगा? देखें, रिजर्व बढ़ा है 105, सॉरी रिजर्व बढ़ा है 105 फ्रॉम 92, तो 105 और 92 का डिफरेंस, 105 और 92 का डिफरेंस, इसका 25%, 105 और 92 के डिफरेंस का 25% ले लिया। और पीएनएल में कितना जाएगा सर? पीएनएल में जाएगा 15 माइनस 3, 11। अगर आप यहां भी देखें ना कि 3195 माइनस 3147 और डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट, तो नेट इम्पैक्ट कितना बना? 48, 45। 48 से रिटेन अर्निंग इंक्रीज हुआ है, 3 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो 45 का नेट इंक्रीज। और अगर आप इस 45 पे 25% लगाएं, तो ये आपके पास 11 ही आएगा, जो आपने पीएनएल का पोर्शन यहाँ कैलकुलेट किया। तो गुड फेयर वैल्यू रिजर्व का पोर्शन हम ओसीएम में ले जाएंगे, बाकी जो रिटेन अर्निंग्स और डिपोजिशन का इम्पैक्ट है वो हमारा पीएनएल में जाएगा। इस तरह मैंने वर्किंग आपको समझाने के लिए की थी। सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 31 जनवरी 2023 पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल आ जाएगा और पोस्ट एक्विजिशन ओसीआई हो जाएगा। लास्ट एक एडजस्टमेंट उसे मैनेज कर लूं, फिर सारे नंबर्स एक साथ अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ले जाऊंगा। लास्ट एडजस्टमेंट क्या थी कि हमारे पास जो इश्यूज थे अपेंडिक्स 3 में, इसमें इन्होंने बताया था कि ऑन 1 अप्रैल 2023 जीएफसी सोल्ड एंड लेसेस टू केएफसी फॉर 30 मिलियन। मैं इसे वर्किंग 10 कर देता हूं, फ्रॉम जीएफसी टू केएफसी। कहता है जीएफसी सोल्ड एंड लेसेस टू केएफसी फॉर 30 मिलियन। पेरेंट ने एसोसिएट को सेल करा, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ 12 मिलियन। At 30 April 2023, GFC had not used any of these items and had not paid GFC for the invoiced amount. पेरेंट ने एसोसिएट को सेल करा, तो इंटरकंपनी रिसीवल को तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, रिसीवल पेबल को हम एसोसिएट के साथ नॉक ऑफ नहीं करते। लेकिन जो अनरियलाइज प्रॉफिट में पेरेंट का शेयर है, देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है सर? अनरियलाइज प्रॉफिट है 12 मिलियन। इसमें शेयर ऑफ जीएफसी कितना है? 25%। अब ये सेल करा है जीएफसी ने केएफसी को, यानी कि पेरेंट ने एसोसिएट को, तो इसका मतलब है कि जीएफसी की रिटेन अर्निंग्स कम करने की जरूरत है 3 से, और एसोसिएट की आप इन्वेंटरी तो कम नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम कर देते हो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम कर देते हो।
तो ये एंट्री भी हमें यहाँ प्लॉट करनी है कि अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम जीएफसी टू केएफसी, ये हम लेकर आ रहे हैं वर्किंग 10 से। वो कितना सर? वो भी 3 है, वो 3 का अमाउंट है, सॉरी ये 3। तो ये हमारे पास आ गया 30 अप्रैल 2023 पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की कैरिंग अमाउंट यूजिंग द इक्विटी अकाउंटिंग मेथड, कैरिंग अमाउंट यूजिंग द इक्विटी अकाउंटिंग मेथड। तो इन सारे नंबर्स को बैलेंस शीट पे ले जाने का वक्त आ गया है। देखें क्या क्या बैलेंस शीट में जाएगा। अगर मैं इस वर्किंग को देखूं तो 1420 ग्रुप रिजर्व में जाएगा, ये हम ले जा चुके हैं। जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो नहीं जाएगी क्योंकि आप ये केएफसी कंसोलिडेट ही नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आएगा। इसके बाद गुडविल डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, एनसीए डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सेपरेट बुक्स में जो गेन रिकॉर्डेड है उसे रिवर्स करेंगे। तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 50% केएफसी, सेपरेट बुक्स ये रिवर्स करेंगे, और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ केएफसी कंसोलिडेटेड बुक्स ये रिकॉर्ड करेंगे। सर सेपरेट बुक्स में जो गेन है उसे अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये था 1150 का, और कंसोलिडेटेड बुक्स में जो गेन है उसको रिकॉर्ड कर दूं तो ये था मेरा ख्याल है 230। ठीक है, तो सेपरेट बुक्स का गेन रिवर्स कर दिया, कंसोलिडेटेड बुक्स का गेन रिकॉर्ड कर दिया। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से पढ़ने के नंबर्स आएंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट। सर पीएनएल का शेयर था हमारे पास 11, और फेयर वैल्यू रिजर्व में हमारे पास शेयर जाएगा 3। तो पीएनएल का शेयर रिटेनिंग में दिखा दिया, फिर ओसीआई का जो गेन था वो रिजर्व में दिखा दिया। फिर हमारे पास अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम जीएफसी टू केएफसी था, वो कितना था सर? 3 का था वो, जो हमने अंडू कर दिया, जो हमने कैलकुलेट किया। तो दोबारा से मैं देख लूं कि मैंने सेपरेट बुक्स का गेन रिवर्स कर दिया, कंसोलिडेटेड बुक्स का गेन रिकॉर्ड कर लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट, अनरियलाइज्ड गेन, सब कुछ आई गेस हमने ग्रुप रिजर्व्स में तो प्लॉट कर दिया। तो ये हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स का नंबर आ जाएगा एडजस्टेड। अब बैलेंस शीट पे जाते हैं। बैलेंस शीट पे हमारे पास फाइनेंशियल एसेट से ऊपर एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का नंबर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 11112। तो हमारे पास गुडविल का नंबर फाइनलाइज हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, फाइनेंशियल एसेट, इन्वेंट्रीज। जो अनरियलाइज्ड गेन की एडजस्टमेंट थी वो एसोसिएट की किताबों में थी, यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल, ये तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। इक्विटी लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल तो आ गया, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स हम यहाँ प्लॉट लिंक कर देते हैं। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स थी 15476, फेयर वैल्यू रिजर्व्स था 153, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया, बोरिंग्स आ गई, सारी चीज आ गई है। आपको ये रिकनसाइल करना चाहिए, और जबरदस्ती हमारा रिकनसाइल भी कर रहा है। टोटल एसेट है हमारे पास 22537, और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारे पास 22537। थोड़ा सा अगर हम प्रेजेंटेशन परस्पेक्टिव से इसको शशकी करना चाहें, हम ये कर सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स का टोटल दिखा दिया, फिर करंट एसेट्स का टोटल दिखा दिया, और टोटल एसेट्स आपके पास हो जाएंगे नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इसी तरीके से इक्विटी का टोटल दिखा दिया, ये एनसीआई है, ये बोरोइंग्स हैं, ये करंट लायबिलिटीज हैं। तो ये आ जाएगा इक्विटी प्लस एनसीआई
प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, तो 22,537 तो यहाँ तक हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई जाती है। अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट में देखिए हमसे क्या क्या मांगा था। एक तो उन्होंने हमसे सवाल की रिक्वायरमेंट में मांगा था पार्ट बी में प्रिपेयर कंसोलिडेट बैलेंस शीट 11 मार्क्स की, तो ये हमने कंसोलिडेट बैलेंस शीट बना दी। एडजस्टमेंट के मैंने इतने सारे कॉलम बनाए थे लेकिन इनकी कोई जरूरत नहीं है सच, तो चाहे तो इसे डिलीट कर दें। तो ये हमारे पास कंसोलिडेट बैलेंस शीट बन गई जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी। रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहा था कि प्रिपेयर अ कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पार्ट ऑफ केएफसी टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो हमने गेन और लॉस की वर्किंग तो कर ली कि सेपरेट बुक्स में इतना गेन है, कंसोलिडेट बुक्स में इतना गेन है। कह रहा है एक्सप्लेनेटरी नोट्स रिक्वेस्टेड बाय रुखसाना। रुखसाना क्या मांग रही है हमसे? रुखसाना ने ईमेल में कुछ मांगा होगा हमसे। रुखसाना ने हमें ईमेल में कहा था कि प्लीज कुड यू कैलकुलेट द ग्रुप गेन ऑन द पार्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ केएफसी। हमने बना दिया। एंड प्रिपेयर एक्सप्लेनरी नोट्स फॉर मोहम्मद सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड व्हाई द ग्रुप गेन डिफर फ्रॉम द सेपरेट गेन। इसकी भी हमने एक रिकंसिलेशन बता दी कि भाई क्यों सेपरेट गेन और कंसोलिडेटेड गेन अलग अलग है लेकिन इन टोटलिटी ये मैच करता है। Also, reconciliation of the two gain on disposal would be helpful for this purpose. I do not believe that the information on file has been updated. तो मैंने तो अपने पार्ट पे दोनों गेन कैलकुलेट कर लिए हैं और रिकंसिलेशन भी बना दी है, लेकिन मैं आपके सामने इसके आईकेप के भी सोल्यूशन रीड कर लेता हूँ। वहां पे इन्होंने थोड़ी लफाजी में ये सारी बातें डिस्कस की है। तो मैंने आपके सामने आईकेप का सोल्यूशन ओपन किया है। आईकेप के सोल्यूशन में देखिए इन्होंने 230 का गेन कैलकुलेट किया जो हमने भी कैलकुलेट किया था कंसोलिडेटेड बुक्स में 230। फिर इन्होंने ये सारी वर्किंग्स वगैरह की है जो हमने ऑलरेडी की है। इन्होंने डिस्कशन ना थोड़ी डिटेल में बता दी है। क्या कह रहा है, क्या कह रही है? कह रहा है जीएफसी सेपरेट गेन इज 1150 कंपेयर्स टू 2350 डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ 50% शेयर होल्डिंग विद इट्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1200 मिलियन। 1150 का सेपरेट बुक्स में गेन था, डिस्पोजल प्रोसीड कितनी थी 2350 से, डिस्पोजल कितनी थी 2350 जो कि 50% शेयर्स की डिस्पोजल पे आई थी कंपेयर टू 1200 की कॉस्ट। कहता है टोटल गेन इन कंसोलिडेटेड इंक्लूड्स अ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 50% शेयर होल्डिंग एंड गेन ऑन रीमेजरिंग रिटेन 25% फेयर वैल्यू। कह रहे 50% डिस्पोजल पे भी गेन आया है और 25% इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेके गए। ये दोनों गेन हमारे कंसोलिडेटेड गेन्स में रिकॉर्डेड है। The gain on disposal is calculated by comparing the carrying amount of 50% of the investment in KFC with the proceeds, and the remeasurement gain is calculated by comparing the carrying amount of 25% investment that is retained with its fair value. देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि 50% पोर्शन बेचा 2350 का, 25% पोर्शन की फेयर वैल्यू 1100 और इन्होंने दोनों की प्रोपोर्शनेट कैरिंग वैल्यू निकाली है। 320 रुपए के नेट एसेट्स है ना हमारे पास। यहाँ नेट एसेट्स कितने थे 4063, 190 की गुडविल और 1033 की एनसीआई। देखिए नेट एसेट्स 4060 एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, गुडविल 190 और एनसीआई कितनी 1033। तो नेट वैल्यू कितनी बन रही है? नेट वैल्यू बन रही है 3220। इन्होंने 3220 को 50% और 25% में वाफाकेट किया और दोनों पे अलग अलग गेन कैलकुलेट किया और हमने ये टोटली कैलकुलेट कर लिया था 230, ये 203 और 27। कहते हैं देयर इज नो रीमेजरमेंट गेन इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीएफसी। जीएफसी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई रीमेजरमेंट का गेन नहीं है। Therefore, uplift to the fair value explain part of the difference between the separate gain and the group gain in relation to the disposal in shares of KFC. In respect of the gain or disposal, both the separate company and the group gains calculation includes the same figure of rupees 2350. अगर हम गेन और डिस्पोजल की बात करें तो सेपरेट और ग्रुप गेन में टोटल में सेम प्रोसीड्स आई है। तो ये वाला तो सेपरेट बुक्स में भी रिकॉर्डेड है, कंसोलिडेटेड बुक्स में भी रिकॉर्डेड है, बस अलग अलग बेस को कंपेयर किया गया है। ये वाला कंसोलिडेटेड बुक्स में तो रिकॉर्डेड है, सेपरेट बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है। The difference is the result of the carrying amount of the investment in KFC in two sets of financial statements where the investment is carried in cost in separate financials and it is based on consolidation technique in consolidated financial statements. Separate books में 25% investment 600 की cost पे आ रही है, consolidated books में 25% investment equity accounting के तहत measured है। It is therefore equal to the carrying amount of KFC net asset at disposal date adjusted for any non-depreciated favorable adjustment recognized at acquisition plus the carrying amount of goodwill at NCI in KFC at disposal date. The two reported gain can therefore be reconciled as follow. इन्होंने पूरी रिकंसिलेशन बना दी। देखो ग्रुप में गेन आया 230 का, पोस्ट एक्विजिशन 1423 और पोस्ट एक्विजिशन ओसीआई 69। ये 1423 और 69 हमने कहा कैलकुलेट किया है? ये हमने ये कैलकुलेट किया था 1420
अच्छा 1420 कैसे बनना है मैं आपको बताता हूँ। देखें 1423 का रिटेनिंग में इंक्रीज, 69 का ओसीआई में इंक्रीज और फिर डेप्रिसिएशन इन्होंने यहाँ पे अलग लिया है तो -72। अगर आप इन तीनों का नेट करेंगे ना 1423, 69 और 72, मैं बता देता हूँ करके, यहाँ देखें 1423, 69 और 72, तो इन तीनों का अगर आप नेट देखेंगे ना तो ये नेट वही नंबर बन रहा है 1420 जो हमने यहाँ पोस्ट एक्विजिशन एक साथ कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन वगैरह सब यहीं इनकॉर्पोरेट कर दिया था ना। और 500 का इन्होंने फेयर वैल्यू गेन रिटेन इंटरेस्ट पे रिवर्स कर दिया जो 25% इन्वेस्टमेंट पे था, जो हमने भी अपनी रिकंसिलेशन में ये 500 यहाँ माइनस किया था। तो ये हमारे सेपरेट बुक्स के गेन से रिकंसाइल कर दिया। ग्रुप गेन को भी सेपरेट बुक से रिकंसाइल किया इन्होंने कि ग्रुप में गेन आ रहा है 230, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 249, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 42। अच्छा यहाँ पे देखें इन्होंने क्या करा दो वर्किंग में, यहाँ पे 75% इन्वेस्टमेंट पे सारा गेन वगैरह कैलकुलेट किया है, यहाँ पे सिर्फ 55% पोस्ट एक्विजिशन, 50% पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन का 50% इम्पैक्ट और फेयर वैल्यू के पूरे गेन को एक साथ अलग करके लिख दिया कि जो 25% रिटेन अर्निंग्स की रिटेन इन्वेस्टमेंट है उस पर 25% पोर्शन पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट बन रहा है, और इन्होंने इस तरीके से इसको रिकंसाइल कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सप्लेनेशन और रिकंसिलेशन दी है, आई गेस कि ये थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लें और इस तरह की रिकंसिलेशन भी कर दें तो आप अपनी बात कम्युनिकेट कर जाएंगे। तो ये तो हमारे पास सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 1 और 2 थी। अब हम आते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे। रिक्वायरमेंट नंबर 3 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एम्बेड पर्सपेक्टिव से तो नहीं, लेकिन एथिक्स और प्रोफेशनल मैटर से पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। इन्होंने कहा था अपेंडिक्स 5 में हमने नोट्स दिए प्रोफेशनल और एथिकल मैथड्स पे, और रिक्वायरमेंट नंबर सी में कहा था कि डिस्कस प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन यू शुड टेक। तो अपेंडिक्स 5 पे चलता है। अपेंडिक्स 5 में हमें कहता है कि रुखसाना ने आपसे कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न बनाओ, आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनाया और आपका ये अकाउंटिंग ट्रेनिंग में ये टैक्स वाला पार्ट अभी हुआ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक काम आपको आता नहीं और आपको करने के लिए दिया जा रहा है, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट है आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंस के ऊपर, आपकी ड्यू केयर के ऊपर। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि सीएफओ के सामने, जो फाइनेंशियल कंट्रोलर उसके सामने मेरा इंप्रेशन खराब हो, आप जज्बाती हो कि ये रिटर्न बना दो, हालांकि आपको आता नहीं है। तो थ्रेट क्या है सर? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है टू डू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। क्या कर सकते हैं? रुखसाना को बता दें कि भाई हमें बनाना नहीं आता रिटर्न, मना कर दें इस काम के लिए, और रुखसाना को बता दें कि हमें रिटर्न बनाना नहीं आता। या फिर किसी से टैक्स की ट्रेनिंग लेके भाई रिटर्न बनाते हैं, जैसे हमें सिखा दो तो हम इसका रिटर्न बनाते हैं। हम टैक्स रिटर्न बनाना नहीं जानते और हमारे फाइनेंशियल कंट्रोलर हमें कह रहा है रिटर्न बनाओ, तो या तो आप सीख के बना दें या रुखसाना को कह दें कि भाई अभी तो मैंने वो पार्ट किया ही नहीं अपनी ट्रेनिंग का, तो मुझे रिटर्न बनाना नहीं आता। फिर कह रहा है कि आपको पता चला कि इस फैक्ट्री में 3 लोग काम कर रहे हैं जो 13 साल के हैं और कंस्टिट्यूशन की लिमिट है 14 साल। तो क्या करें? इन्होंने मना किया कि ना बताएं, हमारी फैमिलीज को नीड है कि हमें काम करना है। तो सर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इवन एज अ जूनियर अकाउंटेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लॉस की कंप्लायंस वगैरह, अगर कहीं लॉस वगैरह की नॉन कंप्लायंस देख रहे हो तो उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करो। अब जीएफसी की मैनेजमेंट को ये बात पता नहीं है, तो पहले तो आप ये देखें कि जीएफसी की कोई पॉलिसी है कि जीएफसी किसी पॉलिसी के तहत आप इसको प्रॉपर्ली सही मैनेजमेंट लेवल पे कम्युनिकेट कर सको। कोई विसल ब्लोअर की पॉलिसी हो या कोई और पॉलिसी हो कि आप अपनी जो जीएफसी उसके मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दो कि भाई ये नॉन कंप्लायंस हो रही है। और जो भी रेलिवेंट फिर बंदा होगा आपके ऊपर, पहले तो देख लो कि अगर पॉलिसी, पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई ये हायर ही क्यों हो गए। जीएफसी की मैनेजमेंट या जीएफसी का एचआर इतना वीक है कि उन्होंने इसकी एज आइडेंटिफाई नहीं किया, हायर कर लिया। तो एक तो यहाँ सवाल क्रिएट होता है। फिर दूसरा ये कि चलो हायर हो तो गए, अब हम किसी तरह इसको कम्युनिकेट कर दें, कोई विसल ब्लोअर की पॉलिसी हो, कोई और कम्युनिकेशन की पॉलिसी हो। और यहाँ पे थ्रेट कौन सा है सर? यहाँ पे थ्रेट इंटर है कि वो हमारे जानने वाले हैं ना, और वो हमें मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट या इंटीमेशन थ्रेट आ रहा है कि वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे ना बताए, तो एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट या सेल्फ इंटीमेशन थ्रेट अराइज हो जाएगा। यानी भी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं इसका आईक्यू का सॉल्यूशन रीड करता हूँ, वहाँ यही सारी बातें इन्होंने थोड़ा डिटेल में लिखी होगी। तो रिक्वायरमेंट नंबर सी में कहता है एथिकल मैटर्स acting with sufficient expertise. The financial controller has asked you, the accountant, ARFA is the accountant, to prepare and file GFC income tax return, a task you have never completed previously. You have also not completed the tax part of your training. This might create a self-interest threat to the professional competence and due care, which requires professional accountants to only undertake for which they have or can obtain sufficient training or expertise. कह रहा है आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर आपको रिटर्न बनाने के लिए कह रहा है जो कि आपने अभी कंप्लीट ही नहीं किया अपनी ट्रेनिंग में, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर है। You may be tempted or feel pressure to complete the income tax return to impress management or for fear of looking incompetent, even though there is a risk that this will not be done incorrectly. Even तो आपको आता नहीं है,
लेकिन अब ये सोचोगे कि यार ये सामने वाले को लगेगा मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, सामने वाले को लगेगा कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये काम कर दूँगा, जबकि मैं गलत कर दूँगा। You should raise the matter with Ruxana Bakshi, and suitable safeguard would be obtain assistance or training from someone with necessary expertise to complete the return. If this cannot be provided and the threat cannot be reduced to an acceptable level, it may be necessary to resign the one and communicate the reason to Ruxana. तो या तो किसी से सीख के रिटर्न बना दो, और अगर नहीं सीख सकते तो रुखसाना को बता दो कि मैं नहीं बना सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं। फिर वो 3 लोगों की बच्चों की बात, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। You may become aware of that GFC is employing child labor and is therefore not complying with the employment laws and Constitution of Pakistan. This might create a self-interest threat, intimidation threat to compliance with the principle of integrity and professional behavior. Firstly, you should confirm whether procedures or protocol exist at GFC regarding how to raise this non-compliance internally. For example, there might be any whistleblowing policy that will allow you to report the non-compliance anonymously through a designated channel. If these procedure or protocol exists, ICAP Code of Ethics requires you to consider them in determining a response to the non-compliance you have discovered. Any steps taken must be on timely basis. कह रहा है आपको पता चल गया कि 3 छोटे बच्चे काम कर रहे हैं तो और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ना बताएं, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट है और इंटिमिडेशन थ्रेट है आपकी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर पे। तो पहले तो देख लें कि क्या कोई प्रोटोकॉल वगैरह है कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर दें चुपचाप एनोनिमस रहकर कि भाई ये नॉन कंप्लायंस हो गई, इसको सुधार लें। अगर है तो उसको फॉलो कर लें। ICAP Code of Ethics assigns a high level of responsibility on senior chartered accountant on discovery of non-compliance with laws and regulation. Nevertheless, a trainee chartered accountant, you are still required to obtain an understanding of the matter, which will include the nature of the non-compliance and the circumstances in which it has occurred. कह रहे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो नॉन कंप्लायंस के बारे में देखता रहे। You are therefore required to inform an immediate superior of GFC non-compliance unless you suspect that individual is involved in the matter. If so, you will need to take the matter to the higher level of authority. आप देख लें कि जो सुपरवाइजर है वही उसी को बता दे कि ये छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है वो भी इसमें इन्वॉल्व है तो फिर उससे ऊपर वाली अथॉरिटी को बता दें। तो ये हमारे पास कुछ थियोरेटिकल जनरल डिस्कशन थी। यहाँ तक हमारा ये लेंथी सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं सारी चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।